हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है सो आरपीएससी के एग्जाम में एसीएफ और एफआरओ का प्रीवियस क्वेश्चन है, उसी में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। तो ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो DSSS या फिर यूपी का जितना भी टीचर का एग्जाम होता है, यूपी टेक्निकल, यूपी टीईटी या फिर एचटीईटी का एग्जाम, या फिर जितने भी स्टेट लेवल के कंप्यूटर टीचर टीजीटी या फिर पीजीटी लेवल के एग्जाम है, वो अगर वो तैयारी कर रहे हैं जो लोग, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लास्ट तक जरूर वीडियो को देखें, और ये वीडियो के माध्यम से जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस चैनल पे पिछले वीडियो में 40 क्वेश्चन को कर लिया था, जो 1 से लेकर के 40 तक मैंने डिस्कस किया। और इस वीडियो में ये पार्ट 2 बन करके आएगा। पार्ट 2 में हम लोग 41 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को। विच इज नॉट अ सिस्टम कॉल इन यूनिक्स। तो आप जानते हैं कि सिस्टम कॉल यूनिक्स के लिए भी स्पेशल होता है और विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी सिस्टम कॉल स्पेशल होता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट सिस्टम कॉल है उसे आप याद कर लेंगे। जैसे इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सिस्टम कॉल यूनिक्स से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें फॉर्क, सेट टाइमर, ch मोड यूनिक्स का सिस्टम कॉल है, और स्लीप जो है सो यूनिक्स का सिस्टम कॉल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसमें पूछा जा रहा है विच इज नॉट अ वैलिड स्टेट ऑफ प्रोसेस इन ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेस होता है उसमें वैलिड स्टेट इसमें से कौन कौन है। तो आप जानते हैं कि जो टोटल वैलिड स्टेट होता है वो 5 होते हैं। जैसे हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले न्यू क्रिएट होता है। कोई भी प्रोग्राम में सबसे पहले न्यू ऑपरेशन क्रिएट होता है, उसके बाद फिर रेडी में जाता है, रेडी हो जाने के बाद वो फिर रनिंग स्टेट में जाता है। और अगर उस प्रोसेस को सेकेंडरी डिवाइसेस की जरूरत होता है तब वो वेटिंग स्टेट में आता है, देन वो रेडी स्टेट में फिर से आता है, और फिर वो रनिंग स्टेट में आता है। और जब फाइनली रनिंग कंप्लीट हो जाता है तब वो जो प्रोसेस है सो टर्मिनेट करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रोसेस डायग्राम है, एक इसका प्रोसेस स्टेट डायग्राम है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि कौन सा प्रोसेस कैसे रन कर रहा है और कौन से प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोसेस आ रहा है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इसमें से कौन सा वैलिड स्टेट नहीं है, तो न्यू है सो वैलिड स्टेट है। आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टेट नेम में यहाँ पे न्यू स्टेट है। उसके बाद स्टार्ट जो है सो वैलिड स्टेट नहीं है। रनिंग भी है और रेडी भी है। देखिए रनिंग यहाँ पे और रेडी, लेकिन स्टार्ट जो है सो वैलिड स्टेट नहीं है, इसलिए 42 का आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर में बोल रहा है द की चोजन बाय डेटाबेस डिजाइनर एज प्रिंसिपल मीन्स ऑफ आइडेंटिफाइंग एंटिटीज विद इन एन एंटिटी सेट इज। ये जो क्वेश्चन है सो आपको डीबीएमएस से है। इसमें आपको डीबीएस में हम आपको बता दें कि आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी, सुपर की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, जो भी रिलेशन है उस दोनों में वो सारे आपको पता होने चाहिए। तो इसमें से पूछ रहा है कि जो डेटाबेस डिजाइनर होता है वो की को किस तरह से, किस प्रिंसिपल के आधार पर वो आइडेंटिफाई कर पाता है, और उसमें जो एंटिटी सेट होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे सुपर की कहा जाता है। तो यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 द डेटाबेस मस्ट नॉट कंटेन एनी अनमैच्ड फॉरेन की वैल्यू, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज। बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा है जो फॉरेन की वैल्यू का मैच नहीं करवा पाता है। जैसे आप जब भी फॉरेन की बनाते हैं तो जो एक टेबल होता है और दूसरा जो टेबल होता है वो दोनों का एक एक जो कॉलम है, दोनों का जो आपका एंटिटी है वो सारा सेम ही होना चाहिए, मतलब वो मैच करना चाहिए, तभी उसमें से हम फॉरेन की बना पाते हैं। और एक प्राइमरी की होता है और दूसरे को हम फॉरेन की बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर डेटाबेस में कोई भी फॉरेन की, अनमैच्ड फॉरेन की वैल्यू को नहीं कंटेन करने के लिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का एक प्रॉपर्टी होना जरूरी है। तो यहाँ पे इसका आंसर 3 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है। 45 नंबर में बोल रहा है विच इज नॉट अ डेटाबेस अनोमली। तो अनोमली मेनली 3 टाइप्स के ही होते हैं।
अपडेट, इंसर्शन, डिलीशन। अपडेट अनोमली, इंसर्शन अनोमली और डिलीशन अनोमली ही होते हैं, क्रिएट अनोमली नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, ए रिलेशन इज इन BCNF इफ इट इज इन 3NF एंड। यहाँ पर आपको जितने भी नॉर्मल फॉर्म होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 1NF, 2NF, 3NF, BCNF जो भी है, सो वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो पिछले NF होते हैं, जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है, वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे डिपेंडेंट होता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म है सो BCNF पे डिपेंडेंट होता है। तो इसी में पूछ रहा है कि एक तो प्रॉपर्टी है कि BCNF होने के लिए सबसे पहले तो 3NF होना ही चाहिए, इसके साथ साथ और क्या रिलेशन होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि आपका BCNF होने के लिए सबसे पहले 3NF के साथ साथ आपका जो एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की कैंडिडेट की का होना जरूरी है, इसलिए तभी वो BCNF कहला पाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है। 47 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड। इसमें से कौन सा फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड नहीं है? तो सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है, डायरेक्ट एक्सेस भी है और इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस भी है, लेकिन सर्कुलर एक्सेस कहीं पे होता नहीं है जिसे हम फाइल ऑर्गेनाइज कर पाए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, यूजर्स व्यू इन डेटाबेस इज आल्सो नोन एज। तो जिस तरह से यूजर व्यू होता है, फिर लॉजिकल व्यू होता है, फिर हार्डवेयर व्यू होता है, तो इस तरह से जितने भी व्यू हैं उसे आप एक बार देखेंगे। तो यहाँ पर यूजर व्यू जो होता है सो एक्सटर्नल व्यू को ही कहा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल व्यू है उसको लॉजिकल व्यू भी बोलते हैं, और जो इंटरनल व्यू है उसे हम स्टोरेज व्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार यूजर व्यू एक्सटर्नल व्यू कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है। 49 नंबर बोल रहा है ए रिलेशनल डेटाबेस इन्वायरमेंट हैज ऑल ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट। यहाँ पे जो भी रिलेशनल डेटाबेस इन्वायरमेंट है, यहाँ पे से इसके साथ साथ होने के साथ क्या इसे छोड़कर और भी होना चाहिए। जैसे रिलेशनल डेटाबेस इन्वायरमेंट में सबसे पहले तो यूजर होना चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए और क्वेरी लैंग्वेज होना चाहिए, तभी जाकर के वो रिलेशनल डेटाबेस इन्वायरमेंट में आ पाएगा। और यहाँ पे सेपरेट फाइल जो है ये कोई डेटाबेस का प्रॉपर्टी भी नहीं है, ना ही कंपोनेंट है, इसलिए इसका आंसर 2 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है। 50 नंबर में बोल रहा है फॉर अ बाइनरी रिलेशनशिप सेट बिटवीन एंटिटी सेट x एंड y द मैपिंग कार्डिनलिटी फ्रॉम x टू y। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो भी x में सेट दिया गया है, एंटिटी सेट है, और y में भी एंटिटी सेट है, तो इस दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो अब जानते हैं कि मेनली 3 तरह का ही रिलेशनशिप होता है, कहीं कहीं 4 पे भी दिखता है, जैसे 1 to 1, 1 to 1, उसके बाद फिर 1 to many, उसके बाद फिर many to 1 और many to many। तो यहाँ पे इसमें से कौन सा होता है? तो 1 to 1 होता है, 1 to many होता है, many to 1 होता है, या फिर many to many होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो एंटिटी सेट है, यहाँ पे 2 एंटिटी सेट को एक ही एंटिटी सेट डिफाइन कर रहा है, यानी ये मेनी के फॉर्म में है और ये 1 का फॉर्म में है, यानी मेनी टू 1। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर में है विच क्लाउज रिप्रेजेंट्स अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन इन अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एसक्यूएल एक्सप्रेशन। एसक्यूएल एक्सप्रेशन में जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो किस क्लाउज से रिप्रेजेंट कराया जाता है। तो एसक्यूएल में बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत तरह का एक्सप्रेशन है, जैसे सेलेक्ट है, वेयर है, फ्रॉम है, एज है, ये सारे डिफरेंट तरह का एक ऑपरेशन देते हैं। जैसे जो सिलेक्ट है वो प्रोजेक्ट ऑपरेशन, इसको जो सिलेक्ट है सो प्रोजेक्ट ऑपरेशन को करता है, और यहाँ पर जो फॉर्म है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन को करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो वेयर यहाँ पे है, वेयर क्लाउज जो है, सो वेयर क्लाउज सिलेक्शन ऑपरेशन को यहाँ पे करता है। और एज क्लाउज है सो रीनेम ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो आप यहाँ पे देख लिए कि सिलेक्ट जो है सो प्रोजेक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, और वेयर सिलेक्शन ऑपरेशन को, और एज
रीमेन रीनेम ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है सो क्लाउज में कार्टेशियन प्रोडक्ट में पूछ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन, तो फॉर्म यहाँ पे आंसर चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है जो सेट थ्योरी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द आर एस हैव द सेम एरिटी। तो इसमें से सेम एरिटी मतलब कि दोनों एक तरह का सिमिलर है, वहां उसके दृष्टिकोण से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन का जब हम सेट थ्योरी से जाकर के सॉल्यूशन करेंगे तो ये जो 1, 2 और 4 है वो सेम ही आएगा, और जो इनकरेक्ट जो बराबर में है सो 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है। 53 में बोल रहा है द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस कैन नॉट बी मॉडिफाइड यूजिंग द ऑपरेशन। डेटाबेस में कौन सा ऑपरेशन है जिसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो डिलीट भी करेंगे तो उस डेटाबेस में मॉडिफिकेशन आ जाएगा, अपडेशन भी करेंगे तो मॉडिफिकेशन आ जाएगा, और इंसर्शन भी करेंगे तो उसमें मॉडिफाइड हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग सिलेक्शन करेंगे तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा 4, 53 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। इसमें मैच द फॉलोइंग दिया गया है, जिसमें से कुछ आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सम्स दिया गया है, इधर रूल्स दिया गया है। तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि मैच द फॉलोइंग उसी तरह से डील करें जैसे कि आपको सबसे पहले इसमें कौन सा आपको किस चीज के बारे में पता है, कौन सा ऑप्शन के बारे में पता है, उसी को पहले आप सॉल्व करने का कोशिश करें। तो जैसे ट्रांजिटिविटी हमें पता है तो हम ट्रांजिटिविटी से स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिटिविटी बोलता है कि अगर हम ए से बी जा रहे हैं और बी से सी जा रहे हैं तो ए से सी भी जाया जा सकता है, मतलब ए से सी भी रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस तरह का रिलेशन कहाँ पे है। तो शुरू में देखिए कि ए गोज टू अल्फा गोज टू बीटा एंड डेल्टा बीटा, इसमें तो 2 है, इस यहाँ पे होगा नहीं। यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे भी नहीं है उस तरह का। यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन में देखिए कि अल्फा गोज टू बीटा एंड बीटा गोज टू डेल्टा, तो अल्फा गोज टू डेल्टा, यहाँ पे इसका ये फॉलो कर रहा है, यानी सी का 3 हो जाएगा। तो आप पहले ऑप्शन में देख लीजिए कि इससे कौन मिल रहा है। तो सी का 3 यानी सी का 3 यानी इतना हमें मिल गया है, सी का 3 यानी 1 और 2 ही में से ही कोई होगा। उसके बाद देख लेते हैं ए का 4 और 5 बोल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि जो सेट होता है उस सेट के अंदर में अगर कोई सबसेट है तो वो सबसेट से उस सेट पे जाया जा सकता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक अल्फा एक सेट है, उसमें जो बीटा है उसका सबसेट है, तो इस सेट से अल्फा को निकाला जाता है, मतलब कि उसका वो जो वैल्यू है वो उसमें रखेगा। जैसे कि मान लीजिए आप 1 2 3 4 एक अल्फा नाम का एक आपके पास सेट है और एक बीटा नाम का आप सेट निकाल लीजिए, इसमें से 2 और 3। तो बोल रहा है वही कि अल्फा जो है सो बीटा को होल्ड कर रहा है, तो इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ए का 4 हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए कि कौन आ रहा है, ए का 4। तो यहीं पे आप इतना ही से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। आप वैसे चेक कर लीजिए कि बी का 5 है कि नहीं। तो इस तरह से ए का 4 और बी का 5, डी का 1 और ई का 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है। 55 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट एड्रेस यूज्ड बाय एफटीपी। तो एफटीपी के द्वारा कौन सा पोर्ट एड्रेस को यूज किया जाता है। तो एफटीपी जो है सो इसके द्वारा 2 पोर्ट को यूज किया जाता है, एक 20 होता है और एक 21 होता है। जो 20 पोर्ट नंबर है उसके द्वारा कमांड पोर्ट को हैंडल किया जाता है, और 21 पोर्ट है वह डेटा पोर्ट को हैंडल करता है। तो जो भी कमांड आता है वो 20 जो पोर्ट है वो हैंडल कर लेता है एफटीपी का, और जो डेटा आता है तो उसे डेटा पोर्ट हैंडल कर लेता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आंसर है सो 2 और 3 चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बोथ 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर में बोल रहा है विच इज द पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी यूआरएल का पार्ट यहाँ पे कौन सा है। तो यूआरएल का पार्ट कौन सा है, डोमेन नेम। डोमेन नेम को ही हम लोग यूआरएल भी बोलते हैं। यूआरएल इज ऑल्सो कॉल्ड अ डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। द हाइपर टेक्स्ट इज ऑल्सो रेफर्ड एज। हाइपर टेक्स्ट जो है सो किसे रेफर करता है। तो यहाँ पे जो पिक्चर विथ टेस्ट है इसे नहीं रेफर करता है, नॉर्मल टेस्ट को भी नहीं,
टेक्स्ट विथ यूआरएल, हाँ यही जो आंसर है, यही जो ऑप्शन है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मतलब जो टेक्स्ट है वो यूआरएल के साथ होना चाहिए, उसी को हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, विच इज नॉट अ वेब सर्च इंजन। यहाँ पे कौन सा, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? सो वेब सर्च इंजन नहीं है। बिंग एक वेब सर्च इंजन है, गूगल भी है, गूगल सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, तो इससे तो कोई अनजान हो ही नहीं सकता है। उसके बाद फिर डक डक गो भी है, सो सर्च इंजन है। यहाँ पे जो LYNX लिंक्स जो है, सो यहाँ पे सर्च इंजन नहीं है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 में बोल रहा है विच टैग इज यूज टू स्पेसिफाई द टॉप मार्जिन ऑफ HTML वेब पेज। HTML वेब पेज में सबसे जो टॉप मार्जिन यूज करते हैं उसके लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? तो उसके लिए कौन सा टैग होता है? बॉडी टैग को ही यूज करते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक यूज करने के लिए कौन सा टैग हम लोग यूज करते हैं? तो यहाँ पे हाइपरलिंक के लिए हम लोग ये टैग को यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर 3। ये मतलब क्या होता है? एंकर टैग, एंकर एलिमेंट भी बोलते हैं, है ना, एंकर एलिमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है और ए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि द एवरेज टर्न अराउंड टाइम, यहाँ पे एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, और वो किस माध्यम से निकालना है? तो फीफो से, फीफो जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज करते हुए आपको यहाँ पे जो भी डेटा दिया गया है उससे आपको एवरेज टाइम निकालना है। तो फीफो को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी FCFS, यानी FCFS को ही यूज करके हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे कि जो फीफो है वो डेटा स्ट्रक्चर को यूज किया है, यानी आपको यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न करने के लिए आपको फीफो यूज कर लिया, एक डेटा स्ट्रक्चर का टर्म यूज कर लिया, और आपको जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में पूछ लिया। तो इसे आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत ही शांति से और ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको पूरी तरह से वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालना स्टार्ट करते हैं, इसी टेबल को यूज करते हैं, और यहाँ पर हम इसके लिए और कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे एक CT होता है, मतलब कंप्लीशन टाइम, उसके बाद फिर टर्न अराउंड टाइम, यहीं तक हमें निकालना है। उसके बाद वेटिंग टाइम भी होता है, अगर वो पूछता है आपसे तब वो निकालिएगा, लेकिन यहाँ पे तो उसके लिए तो पूछ नहीं रहा है, इसलिए हम लोग सिर्फ 2 ही वैल्यू से हमें काम हो जाएगा। तो हमें 2 वैल्यू निकालने के लिए अराइवल टाइम और रन टाइम का यूज करना है। तो FCFS के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे कौन सा जॉब पहुंचा है, सबसे पहले कौन सा अराइव किया है। तो टाइम के अनुसार देखिए सबसे पहले कौन अराइव किया है, यानी 10 बजे जॉब नंबर 1 अराइव कर चुका है। तो इसके लिए गैंट चार्ट एक बना लेंगे। गैंट चार्ट आप लोग जानते होंगे कि इस तरह से बनाया जाता है। तो स्टार्ट करेंगे कब से? जॉब नंबर 1 से। तो 10 बजे कौन पहुंच चुका है? आपका जॉब नंबर 1। जॉब नंबर 1 पहुंच गया आपका क्यू में 10 बजे। FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहता है कि जब तक आपका जॉब कंप्लीट ना हो तब तक वो क्यू में रह करके वो जॉब को कंप्लीट करेगा, तभी अगले को चांस देगा। यानी वो सबसे पहले आया है इसलिए वो सबसे पहले पूरा करके जाएगा, तभी दूसरे को चांस मिलेगा। जैसे कि आप टिकट काउंटर पे भी देखते हैं, क्यू में उसी तरह से होता है कि वो गया टिकट लेने, और उसे जब तक टिकट नहीं मिलता है, जब तक वो वहां पे खड़ा रहता है, उसको जब टिकट मिलता है तभी वो वहां से हटता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी काम करेगा। जैसे वो 10 बजे वहां पे क्यू में लगा, पहला प्रोसेस, और वो 2 घंटे तक वहीं पे रन करता हुआ रहे, मतलब कि 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक वो वहीं पे रहने वाला है। उसके बाद जॉब 2 आया। ऐसे तो जॉब 2 10:10 पे ही आ गया था, लेकिन वो उतना देर वेट किया और वो उसे जो जॉब 2 है, जॉब 2 को 12 बजे मिला वहां पे प्रोसेस। तो जॉब 2 को यहाँ पे CPU कब मिला? 12 बजे। तो 12 बजे जब आया तो ये भी अपना जो टाइमिंग जो है इसका रन करने का वो 1 घंटे का है, यानी 12 से लेकर के 1 बजे तक। तो 1 नहीं लिख करके हम यहाँ पे 13 बजे तक लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने में। ओके, उसके बाद जब 1 का कंप्लीट हो गया, जॉब 1 का कंप्लीट हो गया, जॉब 2 का कंप्लीट हो गया, उसके बाद जॉब 3 यहाँ पे आया। 3 आया तो ये भी जो जॉब है सो 10:25 पे ही आ गया था, लेकिन यहाँ पे इसे इतना देर वेट करना पड़ा। तो कोई बात नहीं, ये अपना जो रनिंग टाइम है उसके अनुसार ये यहाँ पे वर्क करेगा, यानी
13:25 तक यहाँ पे वर्क करेगा। तो इतना आपको निकल चुका है। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीशन टाइम को लिख लीजिए। तो जो राइट साइड का वैल्यू होता है वही कंप्लीशन टाइम होता है। तो देखिए जॉब नंबर 1 का राइट साइड का वैल्यू क्या है, 12, यानी 12 बजे तक यहाँ पे रहा, यानी 12 बजे इसका कंप्लीशन टाइम हुआ। उसके बाद जो 2 है, 2 का कब कंप्लीशन टाइम हुआ, तो 13 बजे यहाँ पे हुआ कंप्लीशन टाइम इसका। उसके बाद जो 3 का है कंप्लीशन टाइम, वो 13:25 तक। उसके बाद फिर टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सीटी वैल्यू में से, मतलब कि जो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम है, कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस कर देते हैं, यानी सीटी माइनस एटी, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तब जाकर के क्या निकलता है, टर्न अराउंड टाइम। तो यहाँ पर कंप्लीशन टाइम 12 बजे था, तो 12 बजे में से 10 बजे घटाएंगे, मतलब कि 2 घंटा का एक्स्ट्रा टाइम निकला। अब यहाँ पर देखिए यह जो प्रोसेस है सो 13 बजे कंप्लीट किया और यह कितना बजे पहुंच गया था, 10:10 में। तो इसका टर्न अराउंड कितना आ जाएगा आपका 2.90, इस तरह से आप लिख लीजिए। उसके बाद जब आप इसका निकालिएगा 13:25 कंप्लीशन टाइम था और ये अराइवल टाइम इसका कितना था, 10:25। तो इसका जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये सारे को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। एवरेज उसी तरह से निकलता है कि टोटल नंबर से जितना नंबर आता है उतना संख्या लिख करके आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.90। उसके बाद 3 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 2.63, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप फर्स्ट सर्व या फिर जितने भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसका आप प्रैक्टिस कर लें, तभी आपका ये क्वेश्चन बन पाएगा। खैर यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा ही डिटेल में कर दिए और समय ज़्यादा लग गया। कोई बात नहीं, आपको इससे आपको फायदा ही हुआ होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में है, विच इज नॉट अ वैलिड लिस्ट टाइप इन HTML। HTML में कौन सा यहाँ पे वैलिड लिस्ट टाइप नहीं है, तो डिफरेंट तरह का लिस्ट टाइप होता है। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ वैलिड लिस्ट टाइप दिए गए हैं और इसमें से एक आपका इनवैलिड लिस्ट टाइप है। तो यहाँ पे जो यूएल है, यूएल का फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट एक वैलिड लिस्ट है, ठीक है, अनऑर्डर्ड। उसके बाद ये होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद फिर डीएल जो होता है सो आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है। और जो केल है इसका कोई मतलब नहीं होता है, एक कोई लिस्ट ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे इनवैलिड लिस्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, विच एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम टैग स्पेसिफाई द फाइल नेम टू बी लोडेड। कौन से एट्रीब्यूट फ्रेम टैग को स्पेसिफाई करता है और फाइल नेम को लोड करता है। तो जो सोर्स होता है, सोर्स के जरिए ही, सोर्स टैग के जरिए ही हम फाइल नेम को ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है, विच इज नॉट अ वैलिड फॉर्म कंट्रोल इन HTML। HTML में कौन सा वैलिड फॉर्म कंट्रोल नहीं है। तो वैलिड फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे पूछ रहा है। तो कुछ कंट्रोल होते हैं, फॉर्म कंट्रोल होते हैं। जब भी हम फॉर्म क्रिएट करते हैं HTML में तो वहाँ पे कंट्रोल लगाए जाते हैं, जैसे कि रेडियो बॉक्स, उसके बाद फिर टेक्स्ट इनपुट होता है, उसके बाद फिर आपका हिडन कंट्रोल होता है। लेकिन रैंडम कंट्रोल ऐसा कोई आपका वैलिड फॉर्म है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, विच टैग इज यूज टू एम्बेडिंग जावास्क्रिप्ट इन HTML। तो जब आप HTML यूज करते हैं और जावास्क्रिप्ट को इम्बेड करना चाहते हैं उसमें, तो कौन सा टैग को आप यूज करते हैं। तो HTML में हम लोग कौन सा टैग को यूज करते हैं, स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग के माध्यम से ही हम जावास्क्रिप्ट को उसमें इम्बेड कर पाते हैं। 66 में है, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर मेकिंग चेकबॉक्स। चेकबॉक्स बनाने के लिए HTML में कौन सा हम लोग करेक्ट यहाँ पे लाइन लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो हमारा चेकबॉक्स क्रिएट हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 में बोल रहा है, विच इज द लास्ट फेज इन वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल में कौन सा सबसे लास्ट फेज होता है। तो आपको वाटरफॉल मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, सबसे जो पहला जो वाटरफॉल में स्टेप है सो क्या है, रिक्वायरमेंट। उसके बाद फिर क्या होता है, डिजाइन, उसके बाद डेवलपमेंट, उसके बाद टेस्टिंग, उसके बाद डिप्लॉयमेंट, और लास्ट में आपका क्या होता है, मेंटेनेंस। तो इसलिए इसका आंसर जो चला जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 2। सबसे लास्ट जो फेज होता है इसका सो मेंटेनेंस ही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, विच इज नॉट अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसमें से कौन सा फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं है। इनपुट आउटपुट फॉर्मेट को फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद स्टोरेज स्ट्रक्चर को भी फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और टाइम एंड सिंक्रोनाइजेशन को भी फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन रिलायबिलिटी को फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये एक तरह का थॉट है और ये हम पहले ही डिफाइन करते हैं जब हम कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। ओके, तो इसका इसलिए आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, इन अ डेटा फ्लो डायग्राम ए सर्किल बबल रिप्रेजेंट्स। जो सर्किल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपको जितने भी रिप्रेजेंटेशन है डेटा फ्लो डायग्राम में उसे आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सर्किल है, उसके बाद डबल सर्किल है, डॉटेड सर्किल है आपका, उसके बाद फिर रेक्टेंगल होता है, तो उसके बाद फिर डायमंड है। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सर्किल से क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम में। तो सर्किल के माध्यम से हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम में हम लोग प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कुछ हम लोग मैं लाया हूँ, जैसे कि जो डेटा फ्लो होता है वो डेटा अगर फ्लो करवाना है तो हम सेमी सर्किल से हम लोग उसका दिखाते हैं, कॉर्ड से, सॉरी कॉर्ड से, सेमी सर्किल नहीं कॉर्ड से। और जो सर्किल होता है उसे हम लोग प्रोसेस से दिखाते हैं, प्रोसेस उसका नाम है। जैसे कि अभी जो क्वेश्चन है पूछा है आपका, यही क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद जो रेक्टेंगल रिप्रेजेंटेशन है, रेक्टेंगल सिंबल है, उसे हम लोग सोर्स ऑफ सिंक या फिर एक्सटर्नल एंटिटी को दिखाते हैं। और उसके बाद जो आपका एरो वाला है, रिफ्लेक्शन एरो वाला जो सिंबल है, वो आपका डेटा स्टोर करने के लिए दिखाया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या चला जाएगा, प्रोसेस। तो जो सर्किल है या फिर बबल है उसे हम प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं डेटा फ्लो डायग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज अ कार्डिनलिटी इन एन ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम में कार्डिनलिटी क्या है। तो कार्डिनलिटी क्या होता है, रिलेशन बिटवीन टू एंटिटी सेट, दो एंटिटी सेट के बीच का जो रिलेशन होते हैं उसे ही हम कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। 71 नंबर में बोल रहा है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कपलिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कपलिंग होते हैं, तो उसी में पूछ रहा है कि जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसमें से कौन सा कपलिंग का टाइप नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि डेटा कपलिंग एक कपलिंग है, स्टाम्प भी कपलिंग है, उसके बाद कंटेंट कपलिंग है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो है सो कपलिंग नहीं है, इसलिए इसका आंसर 3 चला जाएगा। और भी जैसे कपलिंग है, जैसे कि कॉमन कपलिंग है, उसके बाद फिर कंट्रोल कपलिंग है, कंट्रोल, उसके बाद फिर एक्सटर्नल भी कपलिंग आता है, एक्सटर्नल। इसी तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ टेस्टिंग। तो टेस्टिंग भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से कौन सा टेस्टिंग का टाइप नहीं है। तो टाइप आपको जरूर पता होना, जितना भी चीज का टाइप है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाइप से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, वो ऐसा पूछ रहा है कि आपको सारे टाइप दे दिया गया है, उसमें से पूछ रहा है कि आपका इसमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे मेनली पूछ रहा है क्या, कि टेस्टिंग का टाइप नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यूनिट टेस्टिंग होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, और सिस्टम टेस्टिंग होता है। ये तीनों टेस्टिंग का टाइप हैं, लेकिन जो प्रॉपर टेस्टिंग है ये कोई टेस्टिंग का टाइप्स है ही नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। 73 नंबर बोल रहा है विच मैट्रिक प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम। इसमें से कौन सा मैट्रिक है सो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करता है लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम का। तो जो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी है वही क्या करता है, आपका क्वांटिटेटिव मेजर करता है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। इसमें बोल रहा है कि जो वेट है, यहाँ पे वेट है इन द एबव ईआर डायग्राम। वेट जो है सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, एंटिटी है या फिर रिलेशन है या फिर कॉन्टेक्स्ट है या फिर एट्रीब्यूट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सर्किल से रिप्रेजेंट होता है, जो ओवल उसको बोल सकते हैं, ओवल से जो रिप्रेजेंट होता है वो क्या होता है, आपका एट्रीब्यूट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी ओवल से एट्रीब्यूट। और जो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से भी आपको पता होना चाहिए कि इसे आप एंटिटी सेट बोलते हैं, या एंटिटी सेट या फिर एंटिटी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर।
टेबुलेशन मेथड इज बेस्ड ऑन, टेबुलेशन मेथड किस पे बेस्ड होता है? तो जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो है इसी पे टेबुलेशन मेथड बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है, इसमें कोकोमो मॉडल से क्वेश्चन है, द कंस्ट्रक्टिव कोस्ट मॉडल डज नॉट एड्रेस द एरिया ऑफ, तो कौन सा एरिया में कंस्ट्रक्टिव कोस्ट मॉडल एड्रेस नहीं करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या चला है? ऑप्शन नंबर 2 अर्ली डिजाइन स्टेज मॉडल, तो शुरुआती स्टेज का जो भी मॉडल होता है उसमें कोकोमो मॉडल यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, द रिलेशनल यूनिफाइड प्रोसेस करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 डिस्क्रीट फेज इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोसेस में जो भी रिलेशनल यूनिफाइड प्रोसेस है उसमें से क्या इसमें से करेक्ट सीक्वेंस है? तो यहाँ पे सीक्वेंस पूछा जा रहा है। जो करेक्ट सीक्वेंस है इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन और देन ट्रांजिशन, तो सबसे पहले इंसेप्शन किया जाता है, उसके बाद इलेबोरेशन किया जाता है, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसके बाद ट्रांजिशन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है, 78 में पूछा जा रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वाटरफॉल मॉडल इज, तो वाटरफॉल मॉडल का आपको पता है कि किस तरह से इसका करेक्ट ऑर्डर है। तो वाटरफॉल मॉडल में शुरुआती क्या होता है? डिजाइन होता है और लास्ट मेंटेनेंस पे होता है। मतलब सबसे पहले शुरुआत डिजाइन होगा, देन टेस्टिंग होगा, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगा और फिर उसका बाद लास्ट में मेंटेनेंस उसका होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर है, इसमें बोल रहा है द शॉर्टेस्ट की सीक्वेंस इज रिसीव्ड इन बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग, इसमें से किस ट्रैवर्सल के द्वारा सबसे शॉर्टेस्ट की हम लोग फाइंड कर सकते हैं? तो इन ऑर्डर के थ्रू ही हम लोग शॉर्टेस्ट की को फाइंड कर सकते हैं, तो इसलिए 79 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, 80 में पूछ रहा है बाइसेक्शन मेथड इज ऑल्सो नोन एज, तो बाइसेक्शन मेथड को और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रैकेटिंग मेथड बाइसेक्शनल मेथड को अदर नेम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन का 80 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन देखें और पहले के वीडियो जो पार्ट 1 था उसमें हम लोग 40 क्वेश्चन देखें, यानी पार्ट 1 में आपका जो वीडियो है उसका 40 क्वेश्चन का आपका एनालिसिस कर दिया गया है, डिटेल डिस्कशन किया गया है इसी तरह जिस तरह से हम अभी इसमें किए हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे भी आपका लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो एक मेरे चैनल पे ही राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के नाम से एक चैनल प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। और जो ये वीडियो है वो पार्ट 2 के नाम से जाएगा, जो हर एक एग्जाम के लिए जो भी कंप्यूटर टीचर का एग्जाम है रिलेटेड या फिर कंप्यूटर लेवल से जो भी इसका सिलेबस मैच करता है, तो आप उसके लिए भी इसे आप इम्पोर्टेंट समझेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए या फिर और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, जैसे कि राजस्थान में जितने भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुए हैं, कंप्यूटर का इस लेवल के एग्जाम हुए हैं, तो उसका हम पीडीएफ देंगे। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि आपको चाहिए और क्या क्या चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इस क्वेश्चन में और जो क्वेश्चन बच गए हैं 120 तक, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।